हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है प्रीवियस वीडियो में थर्ड चैप्टर का थर्ड ए डिमांड एनालिसिस का एक्सरसाइज सॉल्व किया था। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर द बोर्ड एग्जाम। तो इसका एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से डीप में एक्सप्लेन भी करूंगी आपको, ठीक है। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना नीडी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस। अगर इसको आपको समझना है ये क्वेश्चन क्या बोलता है तो आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सबको। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप अब देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक पॉइंट लीनियर डिमांड कर्व दिख रहा है, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? इनफाइनाइट है, और एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस पे क्या है? वो 0 है, ठीक है। गॉट इट। अब दूसरा आएगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व वाई एक्सिस। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? ये इनफाइनाइट है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। और फर्स्ट का आंसर है 0, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया। फिर डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड कर्व पैरेलल कब होता है? जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ये इससे हम कहते हैं फ्लैटर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ऐसे स्टेटमेंट को फ्लैटर स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ नेसेसिटीज, ठीक है। इसका आंसर आएगा नेसेसिटीज। नेक्स्ट आएगा गिव इकोनॉमिक टर्म्स। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। इसका मतलब क्या? यहाँ पर बोला है कि जो क्वांटिटी डिमांड के टाइम पे इनकम मैटर करता है जिस फैक्टर में, उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है ना, तो इसमें थर्ड वन है जो है इनकम इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट आता है डिग्री रिस्पॉन्सिव ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अब इसका मतलब क्या? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के बारे में बोला गया है। सब्स्टिट्यूट यानी कि एक कमोडिटी के चेंज होने पे उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी कमोडिटी पे देखने मिलता है। ऐसे केस में उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। से प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या था? इनकम की वजह से चेंजेस देखने मिल रहा था, यहाँ पे प्राइस की वजह से चेंजेस देखने मिल रहा है, तो इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर इनफाइनाइट जहाँ पे चेंज देखने मिलता है तो वो आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द कोरिलेशन, ठीक है। कंप्लीट द कोरिलेशन में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज स्टैंड्स इनफाइनाइट। अब यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 0,
ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे कहा जाता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या किसको कहा जाता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और स्टीपर डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व, और यहाँ पे कॉन्वेक्स डिमांड कर्व इज फॉर नॉन लीनियर डिमांड कर्व। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो लीनियर में क्या दिया हुआ है, लीनियर में जो दिया हुआ है वो किसको ये प्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। देखो लीनियर में स्ट्रेट लाइन है और नॉन लीनियर में कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लीनियर के लिए क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और नॉन लीनियर के लिए कॉन्वेक्स डिमांड कर्व है, ठीक है। पेन एंड इंक, ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पिंक पेन अगर है तो पेन में इंक ही नहीं है, तो देयर इज नो यूज फॉर इंक पेन, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है रेशो मेथड इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला दिया है, और यहाँ पर लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट को पॉइंट और जियोमेट्रिक मेथड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन। अब असर्शन एंड रीजनिंग को किस तरीके से समझा जाता है, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। आपके पास एक असर्शन है, एक रीजनिंग है। असर्शन क्या है? आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके हिसाब से नीचे जो है उसके रीजनिंग दी हुई है, ठीक है। तो असर्शन के हिसाब से रीजनिंग क्या उसकी फिट बैठती है। अगर असर्शन सही है और रीजनिंग रॉन्ग है तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर असर्शन रॉन्ग है और रीजनिंग सही है तो इस तरीके से आंसर आएगा। और अगर दोनों सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है तो इस तरीके से आंसर आएगा, और अगर एक्सप्लेनेशन सही है तो इस तरीके से आंसर है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन जो उसका रीजनिंग दिया हुआ है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये आएगा आंसर। और अगर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया हुआ है उसके सुटेबल, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताता है? Elasticity of demand explain that one variable is influenced by another variable, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी तरीके से बताता है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को क्या करता है? अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसका रीजनिंग क्या दिया हुआ है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड चेंज इन अदर फैक्टर ऑन डिमांड। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला ये जो है ये तो बिल्कुल नहीं आया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। अगर इसकी बात करें तो ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट असर्शन क्या कहता है? A change in quantity demanded of one commodity due to change in the price of other commodity is called as cross elasticity. Yes, ये करेक्ट है। अगर एक कमोडिटी के चेंज की वजह से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है उसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू अ चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड। ये भी करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, दूसरा भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है। दोनों स्टेटमेंट में कोई भी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग है। तो आपका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका आंसर आएगा। आई होप यू आर गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है? चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन दी प्राइस, यानी कि यहाँ पे भी प्राइस की बात की गई है और यहाँ पे भी प्राइस की बात की गई, यानी कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेबल है
है ना। तो आपका आंसर ए जो है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 2 भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश। अब ये आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको यहाँ आपके एक सेपरेट वीडियो बना के आपको लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग मैं अच्छी तरीके से आपको वीडियो मेरे चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके तो जो आंसर्स है वो यहाँ पे ही अवेलेबल हैं, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टेक्स्ट बुक में ही आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में ही सारे जो आंसर्स है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको ग्राफ देखना है और ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व। एक जो फर्स्ट है वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। और ये कौन सा है, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। यहाँ पर क्या है, ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है और ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक टेबल, जो आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसको अगर आप पढ़ के अच्छे से रखे रहोगे तो आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। सो इन द फॉलोइंग डायग्राम ए एंड ई is the linear demand curve of the commodity on the basis of the given diagram state whether the following statement are true or false, ठीक है। यहाँ पे आपको रीजन दिया हुआ है, वहां पे ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। पहला क्या बोला है, डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ये क्या है, फॉल्स हो गया क्योंकि ये रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। दूसरा, डिमांड एट अ पॉइंट ऑफ बी इज यूनिटरी इलास्टिक। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया। तीसरा, डिमांड एट अ पॉइंट ऑफ डी इज परफेक्टली इलास्टिक, यस, ये भी आंसर रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक है वो। और लास्ट ऑप्शन ये बोलता है डिमांड एट अ पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों फॉल्स है और एक ही आंसर यहाँ पर ट्रू है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।